संस्थाओं के नेता साथी लोग के साथ में यहाँ पे उपस्थित हमारे बातों को सुनने के लिए आए हुए पधारे हुए समस्त बुद्धिजीवियों में, समाज के अग्रजों में, कैलाश महतो और स्वाधीन मधेश गठबंधन दोनों की तरफ से मैं क्रांतिकारी अभिवादन प्रणाम करना चाहूंगा। ये जो स्वाधीन मधेश जन अभियान है, ये हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके, ये एक दिन में नहीं बना। जब हम यहाँ काठमांडू में 2075 फाल्गुन 24 गते के दिन डॉक्टर साहब ने सीके राव जी ने नेपाल सरकार से 11 महीने सहमति की, तो वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब किसी को पता नहीं था। हम खुद भी जेल से लगभग 7, 8, 9 दिन पहले निकले थे, हमको भी पता नहीं था। उन्होंने सहमति की। खैर, मैं सहमति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सहमति सिर्फ सहमति के लिए हुआ, उसमें मेरा विरोध रहा और मैंने विरोध यहीं से किया। राष्ट्रीय सभा गृह के कार्यक्रम से ही जब ये 11 बुरे सहमति का अनाउंसमेंट किया गया पॉइंट वाइज, तो मेरा सर ठनका और मैंने वहां से विरोध शुरू किया। ये जाते जाते त्रिपुरेश्वर के मसाला कॉटेज में मेरा विरोध जाहिर हुआ। उसके बाद यहाँ क्या ठिमी में दीपक सर के घर पे, दीपक शाह के घर पे रात भर गाली गलौज हम लोग में हुआ। हम है, डॉक्टर साहब हैं, चंदन जी हैं, अब्दुल जी हैं, इरफान जी हैं, 5 आदमी। तो मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा था कि डॉक्टर साहब, आपने जो सहमति की, उस सहमति का ये राज क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कैलाश जी, आप बात नहीं समझने वाले हैं। तो मैंने कहा समझा तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर आपने देखा है, उनके 2 नंबर में क्या है? तो 2 नंबर में जन अभिमत है। तो मैंने पूछा कि जन अभिमत का अर्थ होता क्या है? तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं उसको, जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए, आप बहुत विद्वान आदमी है, अपने विषय में पीएचडी कर चुके हैं, हम उतना नहीं पढ़े हैं, वो भी कहां से। हम तो सोनमा से लेकर के जनकपुर से राजविलास से काठमांडू यही तक, तो हम उतना आपके जैसे नहीं पढ़े हैं। लेकिन जहां तक मैंने भाषा पढ़ा है, तो जन अभिमत शब्द का एक अर्थ होता होगा जनमत संग्रह, लेकिन पूरे के पूरे अर्थ जनमत संग्रह नहीं होता, उसका और भी अर्थ होता है। तो मान लीजिए आप जनमत संग्रह की यहाँ पे जो बात आपने की है, तो केपी शर्मा ओली कल आप कहेंगे नहीं केपी जी, हमने जनमत संग्रह का अर्थ लगाया है। केपी जी कल कहेंगे कि है ना, मैंने जनमत संग्रह पूछे कैसे ये सब को अर्थ जनमत संग्रह होते हुए मेरे लगी हो, तब तो मुसीबत हो गया। दूसरी बात कि आप जो जनमत संग्रह इसको नाम दे रहे हैं, तो ठीक है, जनमत संग्रह की बात आपने बुदा नंबर 2 में रखा है। आप चंदन जी से पूछ सकते हैं, अब्दुल इरफान जी से। मैंने कहा 2 नंबर में आपने जनमत संग्रह की बात रखी है, और 1 नंबर में कार्रवाई तो 1 नंबर से होगा, 1 नंबर बुदा में। तो 1 नंबर बुदा में आप जब जाते हैं, तो वहां पे आपने बजावते नेपाल का संविधान, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय अखंडता, भौगोलिक एकता, संवैधानिक जो सत्ते हैं, उनको आपने स्वीकार चुका है। तो जब आप नेपाल के संविधान को स्वीकार लिए हैं, तो उसके संविधान के अनुसार तिब्बत के बॉर्डर से लेकर के 10 गजा भारत तक की सीमा तक, ये उसके अनुसार नेपाल है। तो फिर इस बीच में मधेश, स्वतंत्र मधेश कहां से आएगा? आप कहते हैं जनमत संग्रह करवाएंगे, तो जनमत संग्रह कौन से मुद्दा पे करवाएंगे? मान लीजिए आप जनमत संग्रह करवाने के पक्ष में सफल भी हो जाते हैं, तो संविधान के धारा, वकील साहब है यहाँ पे, संविधान के धारा 275 में तय है कि जनमत संग्रह कराया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह करवाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। तो आप जब जनमत संग्रह करवाएंगे तो कौन से मुद्दा पे? तो स्वतंत्र मधेश पे करवाएंगे। तो स्वतंत्र मधेश राज्य के नजर में देशद्रोह का मुद्दा है, फिर हम लोग का धरपकड़ होगा, फिर जेल जाना पड़ेगा, पुलिस डंडे मारेगी। तो तब मान लीजिए पुलिस नहीं पकड़ती है, कुछ नहीं करता, करा लो चलो इस जनमत संग्रह करवाओ। तो जनमत संग्रह में आप जब इस मुद्दा को ले जाएंगे स्वतंत्र मधेश को, तो फिर उसी धारा में लिखा हुआ है कि जनमत संग्रह कुनै पनि विषय वस्तुमाथि गराउनको लागि संसद को 2/3 बहुमतले पारित गरेको हुनुपर्छ। तो
संसद में मधेसी को 2/3 बहुमत का पहुंचेगा कि हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन को जनमत संग्रह में ले जाएंगे और 2/3 बहुमत से पारित करवाएंगे, ये कब पहुंचेगा? तब लास्ट में डॉक्टर साहब निराश हो गए और लगभग 3:45 सवेर में ये तो पन्ना को फाड़ करके कहते कैलाश जी नहीं होगा ना, तो ये पन्ना को फाड़ करके तब आगे बढ़ेंगे। तो हम बोले कि देखिए ये तो बकवास हुआ, ये मुद्दा कहां से कहां तक चला गया था। हम लोग 6 महीना से लेकर साल भर जेल में रह जाते तो क्या बिगड़ जाता? कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। और यहाँ पे हम बात यहाँ पे कहना नहीं चाहेंगे, अगर हम लोग 6 महीना और साल भर अगर जेल में रह जाते तो मधेश में वही होता जो हम लोगों ने अभी तक कल्पना किया ही नहीं है, वही होने वाला था। और ये बात नेकपा के बड़े बड़े नेता मेरे साथी जो हैं सचिवालय के, उनके जुबान से मैंने सुना है कि कैलाश तिमीहरूले सहमति नगरिदिएको भए मधेशमा यो होने वाला थियो, हामी यहाँ मतलब यस्तो हुन्थ्यो। वहां वो चांस छूटा है, कैलाश में तो वो पीड़ा हुआ है। और तब जाकर के तो उन्होंने कहा कि हम रास्ता बदले हैं, तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन में रास्ता क्लियर था, रोड मैप क्लियर था, ऐसे ऐसे आजादी लेना है। तो अब ये जनमत पार्टी बनाया गया, ये भी किसी से बिना पूछे, वो किसी से कुछ नहीं किया, पूछे कभी भी, आज कहीं पूछ रहे होंगे अपने हमरे हटने के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये जो आपने सहमति किया क्या है इस सहमति में? तो उनका जवाब आज तक इसका कुछ नहीं। और तब हम लोगों ने निर्णय किया कि इनके साथ में समय बिताना हमारे लिए बेकार है। तो आषाढ़ 13 गते के दिन हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, हम लोग को अलग होना है। हम लोग अलग हुए। अब उस अलग होने के क्रम में ये स्वाधीन मधेश जन अभियान हमने खोला। स्वाधीनता का अर्थ भी वही होता है, आजादी, स्वतंत्रता। और हम लोगों ने आजादी की बात को नहीं छोड़ा है, ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो आजादी हमारा कायम है। कुछ लोग हमें गाली देते हैं कि कैलाश में दम है तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन क्यों नहीं चला लेता। तो साथी लोग हम नहीं समझा पाए हैं। सबसे पहले मेरा तर्क है कि कैलाश महतो के नाम पे जो मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट बना है या SLC का, वो सर्टिफिकेट कोई आनंद गुप्ता नहीं चला पाएगा। वो सर्टिफिकेट कैलाश महतो ही चला पाएगा, इसलिए कि वो एग्जामिनेशन बोर्ड हमको दिया। मेरा लाल पुर्जा मेरा कोई पिता भी नहीं चला पाएंगे। तो जब मेरा पिताजी भी मेरा लाल पुर्जा नहीं चला पाएंगे, मेरा सर्टिफिकेट से काम नहीं ले पाएंगे, तो क्या CK रावत जी के नाम पे नेपाल सरकार ने जो स्वतंत्र मधेश गठबंधन लाल पुर्जा दे दिया है, क्या कैलाश महतो चला पाएगा? कानूनी रूप में हम नहीं चला पाएंगे, व्यवहारिक रूप में हम नहीं चला पाएंगे। इसीलिए स्वतंत्र मधेश गठबंधन हम नहीं चला पाएंगे। लोगों में ये संदेश जाए। और मैंने यहाँ पे आजादी की बात की। मेरा हमारा वही मुद्दा है, आजादी। लेकिन आजादी को हमने 3 लेवल में ये किया। अब हम गौतम बुद्ध के तरह हम आजाद नहीं हो पाएंगे, हमारा वो औकात नहीं है गौतम बुद्ध बनना। लेकिन आजाद होने वाले हमारे नजर में विश्व में 3 लेवल का आजादी है। जैसे जिन्ना की आजादी या शेख बेमजबुर रहमान की आजादी, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जमीन को तोड़ करके एक देश बनाया, आजाद कहलाया, ठीक है। इंडिया को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश, जमीन को तोड़ करके आजादी लेना, ये एक आजादी है। वो आजादी डॉक्टर साहब सोच रहे थे, डॉक्टर साहब कहां ले गए वो आजादी तो हम लोग को पता नहीं है। दूसरा आजादी, ये मेरा विश्लेषण है, दूसरा आजादी ये होता है महात्मा गांधी की आजादी। महात्मा गांधी ने ये कहा कि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर बाहर के लोग जो शासन कर रहे हैं वो शासन खत्म होना चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए। गांधी ने वो किया और देश को आजादी दिलाया, शासकों को वहां से भगाया। एक आजादी वो है। और तीसरा आजादी मंडेला की आजादी। मंडेला ने न किसी को भगाया, न किसी को गाली दिया। उन्होंने ये कहा कि इस अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो भी लोग बाहर से भी आ चुके हैं, यहाँ के नागरिक बन चुके हैं, वो सब अफ्रीकन है, सबका अधिकार उतना ही है। लेकिन हमारा मांग ये है, हम इस रूप में आजाद होना चाहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को आजाद करना चाहते हैं कि अपने अपने जनसंख्या के आधार पर सब आदमी शासन करें, सब स्वतंत्र हो, सब आजाद हो। अगर 13% का गोरे हैं, वो 13% में आजादी लेकर के रहे, कोई भेदभाव नहीं।
हम 87% काले वाले हैं, हम 87% आजादी में रहना चाहते हैं। हम लोग स्वाधीन मधेश जन अभियान का यही नारा है कि हम नेपाल के राजनीतिक सीमा के भीतर ही हम पूर्ण आजाद होना चाहते हैं, मंडेला की आजादी के तरह। हम वो आजादी को नहीं छोड़ सकते और इसीलिए उस आजादी को लेने के लिए हमने तरकीब निकाला, सोचा क्या किया जा सकता है। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये समानुपातिक, ये पूर्ण समानुपातिक इसलिए लिखा गया है नेपाल के संदर्भ में। पूर्ण समानुपातिक होता नहीं है कि दुनिया में कहीं पे, सिर्फ समानुपातिक होता है। लेकिन नेपाल के कंटेक्स्ट में मुझे और हमें पूर्ण समानुपातिक ये पन्ने पे इसलिए लिखने पड़े हैं कि यहाँ पे मिश्रित प्रणाली है। लोग कह देंगे कि भाई पूर्ण समानुपातिक तो है ही है, क्यों आप लड़ रहे हैं? तो ये मिश्रित प्रणाली जो है ये हमारे लिए काल से ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है, ये काल ही है हमारे लिए। और हम इसलिए इसको पूर्ण समानुपातिक कहे हैं कि हमारा जो जनसंख्या है नेपाल के कंटेक्स्ट में, उसके सेंसस के अनुसार नेपाल ने 2068 साल के जनगणना के अनुसार, बाकी हम लोग शाह, महतो, ये झा, मतलब गुप्ता, पासवान, जितने भी हम लोग, इन लोगों को 38% में रखा है, थारू को 7% में रखा है। तो 38 और 7 हम लोग 45 हो जाते हैं, 45%। तो हम मंडेला की ढंग की आजादी जब चाहते हैं तो वही उसी समानुपातिकता के आधार पे हमें राज्य के सेंसस के अनुसार अगर हम लोग 45% ही है तो हमें 45% की आजादी हमारा अधिकार बनता है। वो आजादी हमें इस देश में चाहिए और वो आजादी तभी संभव है, ये पूर्व क्या कहते हैं समानुपातिक, जब तक निर्वाचन प्रणाली नहीं लागू होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये हमने यहाँ पे पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की वकालत की है। और उससे पहले उसके साथ हमारा राष्ट्र मुक्ति का भी आंदोलन है। इसी को राष्ट्र का मतलब जनता, जनता, यहाँ पे हम अभी मधेश मुक्ति की बात करेंगे, मधेश की जनता की मुक्ति की बात हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ साथी लोग कहेंगे कि तब पहाड़ की बात क्यों नहीं करेंगे? तो एक सामान्य सी बात है कि हमारे अगर पैर में चोट लग गया, घाव लग गया, बीमार हो गया हमें एक पैर, तो हम सर का इलाज नहीं कर सकते, हम पैर का ही इलाज करेंगे। तो हमारा जो चोट लगा है या घाव है, बीमारी है, हम उस पार्ट का हम मात्र बात करेंगे। हम मधेसी हैं, हम मधेश के भीतर में समस्या है, हम उसी का बात करेंगे। जिसको रोग लगा है पहाड़ वाले को, अपना आवाज उठाए, उसका आवाज वहां से उठेगा, हमारा आवाज यहां से उठेगा, बात मिलेगा, हम लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी पूरे पहाड़ के जनजाति का, पूरे पहाड़ के आदिवासी का हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम उपेंद्र यादव नहीं बनना चाहते हैं, हम सीके राउत नहीं बनना चाहते हैं, हम ये राजेंद्र महतो नहीं बनना चाहते हैं कि हम सबको मिल करके कुछ नहीं मिलेगा। ये बात हमें पहले, हमें हम रोगी हैं, हमारा इलाज होना चाहिए, ये सिद्धांत हमारा है। और तो इसलिए ये हमारा मूल मुद्दा है, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। और अभी कुछ साथी लोगों ने कहा कि पूर्ण समानुपातिक संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज संभव और असंभव नहीं होता है, इसको हम मानते हैं, ठीक है। 1753 में फ्रांस का एक चिंतक ने इसी समानुपाती की बात की थी। यूरोप वैसे विकास नहीं किया है, यूरोप में भी हम लोग जैसे ही तोड़ फोड़ अंड संड हुआ था, विकास नहीं कर रहे थे लोग, समाज बिगड़ा हुआ था, बहुत शोषित पीड़ित लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे। तो वहां के एक गणितज्ञ ने ये विचार लाया 1753 में कि इस पद्धति को अगर लागू किया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन लोगों ने नहीं माना और इस पे छलफल हुआ। और 1855 में पहली बार, इसीलिए कहा जाता है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में इसका विकास हुआ, इसको प्रयोग किया गया। तो उसी चुनाव को प्रयोग करके यूरोप बना है। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के जरिए ही आज का यूरोप निर्माण हुआ है। तो जब खंडहर यूरोप, जब एक विवाद में फंसा हुआ यूरोप, जात जात में उलझा हुआ यूरोप, एक समानुपातिक निर्वाचन पद्धति को लागू करके आज दुनिया का मिसाल
कायम दुनिया में कर सकता है, तो क्या ये इतना गैर गुजरा पद्धति तो नहीं है कि हम विकास नहीं कर पाएंगे? हाँ, लागू करवाना पड़ेगा। तो हम इतने शहादत दे सकते हैं, 117 118 आदमी हम मर सकते हैं, तो क्या ये पद्धति हम लागू नहीं करवा सकते? ये पद्धति हम लागू करवा सकते हैं, और ये इसलिए भी लागू करवा सकते हैं कि हमारा रास्ता क्लियर है, स्पष्ट है, और ये राज्य ने आपको हमको अधिकार दे चुका है कागज में। एक मालपोत का हाकिम किसी कागज पर साइन कर दे तो लागू हो जाता है, और उसके अनुसार वो 10 करोड़ का मालिक बन जाता है, 10 बीघा का मालिक बन जाता है, 50 तल्ले महल का मालिक बन जाता है एक मालपोत के हाकिम के साइन से। और वैसा कई मालपोत के हाकिम प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोइराला जैसे आदमी, उसमें भी वो एक दल का प्रधानमंत्री नहीं थे, वो 8 दल के संयुक्त दल के प्रधानमंत्री थे। उस समय वो राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर रहे थे। वैसा शख्स ने 8 बुदे सहमति में अपने हाथ से सिग्नेचर करके दिया है 2 नंबर में कि मधेश एक स्वायत्त प्रांत होने चाहिए। हम नया चीज तो नहीं मांग रहे हैं, तुमने जो दिया है वही तो मांग रहे हैं। 5वां नंबर बुदा को देखिए, उसमें 8 बुदे में उसमें लिखा हुआ है कि मधेसी लगायत देश का समस्त वर्ग और समुदाय का मान्छेले जनसंख्या को आधार में समानुपातिक प्रतिनिधित्व करना पाउने। तो कौन सा नया चीज हम मांग रहे हैं कि हमको फसाद पड़ेगा? ठीक है, हम बिल्कुल वही चीज मांग रहे हैं जो इस देश का गार्जियन ने, 8 दल के लोगों ने हमें मधेसिया को जो दिया है, वही चीज हम मांग कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं। हम सीके राउत की तरह अलग देश बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसी देश के टेरिटोरी में, इसी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर हम पूर्ण आजाद होना चाहते हैं, और ये आजादी हमारा ऑथेंटिक राइट बनता है। इसी आजादी के लिए हम यहाँ पे आवाज उठाने आप लोगों के सामने आए हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है। और सीके राउत को हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि सीके राउत जी ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा चीज सिखाया। हम लोग इसी देश के भीतर में राजनीति करेंगे कहने वाले फोरम के लोग, इसी देश के भीतर में राजनीति करने वाले सद्भावना वगैरह वगैरह लोग, राजनीतिक दल के लोग सैकड़ों लोगों को मरवा दिए, मर गए लोग। लेकिन देश ही अलग करेंगे कहने वाले सीके राउत के कितने लोग मरे पुलिस के गोली से? एक भी नहीं मरा है। सीके राउत ने ये बहुत अच्छा काम हम लोग को सिखा कर गया है कि अगर तुम बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन करते हो और पुलिस को तुम सहयोग करते हो, तो आंदोलन भी सफल और हम भी सफल। ये तरीका सीके राउत जी ने हमें सिखाया है। इसीलिए सीके राउत का जो ये मतलब बहुत अच्छा जो तरीका है, उसी को हम कल प्रयोग करने वाले हैं। हम सब मिलकर के प्रयोग करेंगे, और हम किसी दल के विरोधी नहीं है, हम किसी संगठन के विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपने अस्तित्व के विरोधी कतई नहीं हो सकते। ये हमें मंजूर नहीं होगा। इसी बात को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे कि मैंने कहा शुरू में कि हम सहमति के विरोध में नहीं है। हम अलग देश भी बनाते तो सहमति करना ही पड़ता, कोई उपाय नहीं था। सहमति करना पड़ता राज्य से, चाहे विदेश से। लेकिन सहमति सीके राउत से मेरा असहमति कहां पे हुआ कि इतना बड़ा संगठन चला, और उस संगठन में आपका परिवार था, हम लोग थे, हम लोग से पूछा नहीं गया। हम एक साधारण सा मोटरसाइकिल खरीदते हैं, एक 10,000 का मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो परिवार से पूछते हैं, बेटा से पूछते हैं, अपने घर में पूछते हैं कि कौन सा मोबाइल ले, कौन मोबाइल कैसा होता है, कौन कपड़ा कैसा होगा। और आप एक राजनेता जब सहमति करने जाते हैं तो आप अपने घर में किसी को जानकारी नहीं करवाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो उदाहरण देते हैं कि गांधी और इरविन की समझौता हुई, इसलिए सीके राउत ने भी समझौता कर लिया। सबसे पहले वकील साहब यही है, आनंद जी है, यहाँ दीपक सर हैं। गांधी और इरविन को समझौता को पढ़ा जाए। गांधी और इरविन का समझौता कोई राजनीतिक समझौता नहीं है, वो नमक आंदोलन पे हुआ था समझौता। ठीक है, वो दांडी यात्रा पे हुआ था समझौता, वो नमक आंदोलन हुआ था। और
अंग्रेज ने बदमाशी किया नमक के साथ में, गांधी ने विरोध किया, लोगों ने, भारतीयों ने विरोध किया, कुछ लोग मारे गए, ये सब खड़े हुए, धरपकड़ हुई, पब्लिक आ गई मैदान में। गांधी ने एक नमक के चलते 8 गुदा उससे साइन करवा दिया, और वो भी जेल से बाहर आकर के। जेल से भीतर कोई समझौता नहीं होता है राजनेता का। ये दुनिया में पहली समझौता है सीके राउत का सहमति कि जेल के दीवार के भीतर से समझौता हुआ है, इसलिए मेरा विरोध है वहां पे। वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि मंडेला ने सहमति किया इसलिए मैंने भी कर लिया। तो मंडेला की तरह आपको हाइट होना चाहिए। मंडेला जब जेल में थे तो उनसे पीडब्ल्यू बोथा वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, पूरे दुनिया का प्रेशर था दक्षिण अफ्रीका की सरकार पे कि मंडेला को निकालो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, घेराबंदी करेंगे। तो पीडब्ल्यू बोथा मंडेला के जेल में जाकर के कहा कि आप हमारा कुछ शर्त मान दीजिए, आपको जेल से रिहा कर देंगे। मंडेला ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं 26 साल जेल में रह चुका हूं, तुमसे कोई समझौता नहीं। समझौता करोगे तो बिना शर्त, कोई समझौता, तुम्हारा शर्त नहीं मानेंगे तब समझौता। फिर हुआ, बोथा को अलग, सरकार से अलग होना पड़ा। डी क्लार्क वहां के राष्ट्रपति हुए। इसके बाद डी क्लार्क को तो अनुभव था कि भाई दुनिया तो हमको छोड़ेगा नहीं, जाकर के बिना शर्त उन्होंने माना कि ठीक है, हम बिना शर्त आपसे समझौता करेंगे। मंडेला ने कहा कि पहले मेरे दोस्तों को निकालो जेल से निकलवाया। इसके बाद बोले हम जेल से सहमति नहीं करेंगे, बाहर निकालो, निकाला गया। तब जाकर के सहमति होता है। और ये डॉक्टर सीके राउत जो हैं, ये सबसे ताली पिटवा लेते हैं और हम लोग ताली पीट देते हैं। हाँ, गांधी और इरविन ने किया इसलिए सीके ने कर लिया, मंडेला और डी क्लार्क ने किया इसलिए उसने भी कर लिया। देखिए पहले अवस्था देखिए क्या है। और ये जग जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी राजनीतिक नेता जो होता है वो जेल के दीवार के भीतर से दुनिया में कोई सहमति आज तक नहीं किया है। न वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया, न वो ऑस्ट्रेलिया आजादी में हुआ, न वो कोरिया की आजादी में हुआ, न चीन की किसी भी आजादी के क्रम में जेल के भीतर से कोई नेता ने समझौता नहीं किया है। ये पहली बार अगर दुनिया में कोई किया है तो डॉक्टर सीके राउत ने किया। इसी पे कैलाश महतो और हमारे ग्रुप का असहमति है। मैं सहमति के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सहमति अगर गलत रिजल्ट लाता है तो अब बताइए, सहमति होता है। मैंने डॉक्टर साहब को लिख करके दिया था जब हमको बुलाया गया था, हम जेल से निकले थे। देखिए डॉक्टर साहब गलत कहां वो बोलते हैं। उनका कहना है कि कैलाश महतो को ये मालूम था। हम लोगों ने 10 महीना से एक्सरसाइज किया था, दर्जनों बार मीटिंग की थी। तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन में मैं दावा के साथ कहता हूं, मेरे जितना काम हमको नहीं लगता कि कोई किया है। हम भी 13-14 बार गिरफ्तारी दिए हैं, 6-6, 7-7 महीना हम भी जेल में रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा राजू ने हमसे पैसा लिया 2.5 लाख रुपया। तो उस समय में डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि हम 10 महीना से एक्सरसाइज कर रहे थे, सबको मालूम है, और दर्जनों बार की बैठक है, तो कैलाश महतो के बगैर एक भी बैठक होना संभव नहीं था गठबंधन का। हर बैठक कैलाश महतो की उपस्थिति में हुआ है। और अगर कैलाश महतो को मालूम था, कैलाश महतो के उसमें बैठक हुआ है, तो मैनेटिंग तो आपके पास होगा ना। मैनेटिंग तो दिखाइए ना हमको, कम से कम बदनाम करने के लिए कि देखिए कैलाश यहाँ पे साइन किया है कि सहमति राज्य से करनी चाहिए, तो हम बदनाम होंगे ना। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि कैलाश जी को सब कुछ पता था और हम लोग निकलने वाले थे। तो कैलाश को पता था कि निकलने वाले हैं जेल से, तो हमको जेल से निकलने को क्यों बाध्य किया गया? बोला मेरे साथ में, वो भी जेल में थे। हमको बार बार वहां का जेलर है श्रीदेव कापर जी, वो हमको कभी कभी अपने चैम्बर रूम में बुला कर कहते थे, कैलाश जी आपका नेता है जेल में, आप भी जेल में रहेंगे, सुनते फुटबॉल में आप भी पूर्व पक्ष की बात चल रही है, आपको पूर्व पक्ष में डाल दिया तो फिर संगठन कौन देखेगा, इसीलिए आप जेल से बाहर निकलिए। पैसे नहीं थे मेरे पास 2.5 लाख रुपया। तो वो बोलते थे कि अगर आपका संगठन पैसा नहीं देता है तो ये श्रीदेव कापर आपको 2.5 लाख रुपया देता है, आप जेल से बाहर निकलिए, आप संगठन बनाइए और हम लोग भी जेल से निकलेंगे तो हम लोग सब लगेंगे आप लोग के साथ। और गर्व की बात है
कोई सीके राव जी कहते हैं ना कि लोग हमको साथ नहीं दिए। मेरा अनुभव है, जब मैं सिरहा जेल में गया था तो वहां पे भोला को छोड़ करके, भोला सिंह नेपाल को छोड़ करके एक भी आदमी सीके राव के फेवर में नहीं था। 394-95 हम लोग कैदी थे, भोला को छोड़ करके कोई नहीं था वहां पे स्वतंत्र मधेश गठबंधन को ये करने वाला। लेकिन जब 2-2.5 महीना हमको बीता जेल में, तो लगभग 95% लोग सीके राव का झंडा उठाने के लिए जेल में तैयार थे। ऐसे परिवर्तन हुआ था सीके राव के पक्ष में, स्वतंत्र मधेश गठबंधन के पक्ष में। यह है क्रांतिकारी मतलब दिमाग का परिवर्तन। और उनका जो कहना है, तो वो कहते थे कि आप कैलाश को जेल से निकालिए, कैलाश जी को जेल से निकालना है, सीके राव का दबाव है, नहीं तो हमारा संगठन बर्बाद हो जाएगा। तो एक किसान ने अपना जमीन, अपना घराड़ी रख करके हमको निकाला। श्री कृष्ण यादव जी अपना खेत बाड़ी जमीन रख करके हमको जेल से निकाला। तो जब सीके राव को यह मालूम था कि हम जेल से निकलने वाले हैं, वार्ता चल रहा है, सीके क्या कहते हैं केपी से बात हो गया, तो हमको प्रेशर क्यों दिया गया? क्यों दिया गया कि कैलाश तुम जेल से निकलो? वो बोलते ना कि कैलाश से मतलब हम लोग साथ में निकलने वाले हैं, हम लोग निकलेंगे, पैसा वैसा नहीं तिरना है। पैसा हमको 9 दिन पहले क्यों तिरवाया? इसीलिए डॉक्टर साहब जो भी बोलते हैं ना, वो सोच करके नहीं बोलते कि क्या बोल रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब हम पे जो आरोप लगाए हैं, हम इंडियन एम्बेसी से पैसा लिए हैं 8 करोड़, जसपा नेपाल ने हमको 7 करोड़ रुपया दिया है उनका पार्टी को फोड़ने के लिए। उनके पार्टी कितना मजबूत है कि उनके पार्टी को फोड़ने के लिए जसपा ने हमको 7 करोड़, इंडियन एम्बेसी ने 8 करोड़, और ये जो जनतांत्रिक कौन सब है ना, हथियारधारी ग्रुप सब, ये सब जो बम फोड़ते हैं, तो उस हर बम विस्फोट से कैलाश महतो को एक बम से 20,000 कमीशन मिलता है। ठीक है, ये आरोप मुझ पे लगाया गया। और उतना ही नहीं, कैलाश महतो भड़ुआ है, मुझे भड़ुआ भी कहता है सीके राव। अब उनकी क्वालिफिकेशन यही कहता है कि हम भड़ुआ है, हम दिल्ली के दलाल हैं, हम भारतीय एम्बेसी के एजेंट हैं, दरभंगा से मेरा सारा मतलब पॉलिसी निर्माण होता है। तो दरभंगा मेरा ससुराल पड़ता है, क्या करें, वहां तो जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी जाने वाले हैं, मेरे साला को लगा है पटना में शादी, और पटना में जाएंगे तो कहेंगे नीतीश कुमार से भेंट करके आया है, तो इसमें मेरा क्या जाता है? तो ये डॉक्टर साहब जैसे आदमी ये मतलब दिमाग से विचलित हो चुके हैं, इसीलिए इन विचलनों से हमको विचलन हुआ है। और मुझे लगा कि डॉक्टर साहब के साथ में हम समय जो बिता रहे हैं, ये हम गलत जगह पे समय बिता रहे हैं, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। और अभी वो विकास का नारा दे रहे हैं, विकास और समृद्धि ला देंगे, 10 लाख की नौकरी दे देंगे, क्या क्या है और सब क्या नाम है, पर्यावरण संरक्षण कर देंगे, ILO 169 लागू करेंगे, जनता राज काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब से मेरा आप लोगों के द्वारा यही निवेदन है, आप लोग भी राजनीति करते हैं, बताइए नेपाल सरकार ने जो निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में 165 सीट है, ठीक है, 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में 105 अपने तरफ रखा हुआ है पहाड़ में, उसमें हम एक भी नहीं जीत पाएंगे, 105 उसका सुरक्षित है। 60 सीट जो मधेश में दिया है, जहां पे 53-54% जनसंख्या है, वहां पे कम से कम वो 35% उसका वोटर है। तो 60 सीट में वो 35% वाला वोटर हमको एक वोट नहीं देगा, वो अपने देगा। तो 35% अगर वोट को काट देते हैं तो 21 सीट 60 में से कट जाता है, बाकी कितना रह जाता है? 39 सीट। अब उस 39 सीट में भी मधेसी जो वोटर है, वो मधेसी वोटर कोई कांग्रेस को वोट देगा, कोई MLA को, कोई किसको, कोई राप्रपा को वोट देगा। तो मान लीजिए अगर 50% वोट भी अगर वो काट लेता है मधेसी वोट, तो हमारे मधेसी दलों के किस्मत में कितना सीट बाकी रह जाते हैं? 18, 20, बहुत 25, सुपर में 25। तो आप बताइए, प्रत्यक्ष में हम चलते हैं, प्रत्यक्ष में 140 सीट वो जीत जाते हैं हमारा गैर मधेसी जो हमारे ऊपर शासन करता है, और 25 सीट हम रखते हैं, बीच में संविधान रखते, बीच में मुद्दा रखते, बीच में कुछ भी रखते, और 25 आदमी मधेसी सांसद बैठ जाए और 140 गैर मधेसी बैठ जाए, और वहां पे हम निर्णय करेंगे तो जीत किसकी होनी है?
ये हिसाब किताब क्लियर है, हम वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब 10 लाख को नौकरी दे रहे हैं, डॉक्टर साहब विकास और समृद्धि ला रहे हैं, डॉक्टर साहब आइए लोग क्या क्या पारित करवाने वाले हैं, डॉक्टर साहब वन जंगल को बचाने वाले हैं, डॉक्टर साहब जनता राज कायम करने वाले हैं। क्या यह संभव है इस निर्वाचन प्रणाली से? इसीलिए इस निर्वाचन प्रणाली को बदलना होगा, और जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक यहां कोई भी वाद, चाहे सामंतवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, कोई भी वाद हो, कोई भी वाद स्थापना होता है चुनाव के बल पे ही स्थापना होता है। जब तक चुनाव में आप सक्षम नहीं है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, कोई बात आप स्थापना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उपेंद्र फेल कर गया, इसीलिए राजेंद्र फेल कर गया, और वो ऐसे ट्रैक में पड़ चुके हैं मेरे नजर में, हमारे नजर में, कि वो चाहते हैं कि ये हो लेकिन वो करवा नहीं पाएंगे। उनका मजबूरी है, वो मजबूरी हम लोग हर जगह नहीं बता पाएंगे। कम से कम हमारे नेता तो हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, नेता को सम्मान करते हैं, फिर उनका नीति जो है, नियत जो है, उसका हम विरोध करते हैं। हम सीके राउत के भी विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन उनकी नियत जो है वो रात में समझौता करना, अपने परिवार में किसी को जानकारी नहीं देना। और यहाँ पे हम बता ही देते हैं, छोटे आवाज में हम इसको रख देते हैं। देखिए हम कहाँ पे थे, हम सब लोग अपने लोग हैं। एक मेरा साथी है, काठमांडू का ही है, वो है पहाड़ी, लेकिन मेरे साथ में पढ़ा हुआ है, इंटर बैचलर में पढ़ा हुआ है। तो पड़ासी में पहुंचा, वो हमसे मिलने इसी जस्ट 5-7 करते हुए लॉकडाउन में, तो लगभग 4-5 घंटा मेरे घर में बैठे, मेरे डेरा में बैठे। उनका कहना जरा कैलाश तब 25 कसरिया बोले के पूरा कसरिया तो तेरो तो मृत्यु भई सकनु पर्ने थियो बोले कसरी। तो पहला गोली तुमको पुलिस मारने वाली थी, फोरम के आंदोलन में, इसलिए तुम पहाड़ी को बहुत गाली देते, तुम बच गया। दूसरा, सीके राउत के आंदोलन में तो गया ही था, सीके राउत के आंदोलन में तुमको पुलिस नहीं मारता, सीके राउत के आंदोलन में पुलिस तो किसी को टच नहीं करता, ये फाइनल था। जो नेकपा का वो सचिवालय सदस्य है, ठीक है, केपी का बहुत करीब का साथी है वो। तो मतलब यस्तो थियो कि तो तिमीहरूलाई राज्यले केही गर्न सक्दैन थियो कि, कुछ भी नहीं करता, खाली डर धमकी देता था कि यो गर्दिन्छु त्यो गर्दिन्छु। र कैलाश, हम तुमको बताएं कि हम लोग इतने चिंतित हो गए थे, हम लोग कम से कम 10-11 आदमी पूरे मधेश का भ्रमण किए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, और विराटनगर में, झरी में, जनकपुर में, काठमांडू में 4-5 बार बैठक बैठे हैं। अरे पता लगायो हामीले कि स्वतंत्र मधेश गठबंधन को के छ हालात मधेश में, कदा कसम यार भन्दैछु कैलाश, मतलब जर-जरमा थियो स्वतन्त्र मधेसमा, मतलब यति थियो, जर-जरमा थियो, घर-घरमा थियो। अनि हामीले केपीलाई भन्यौं, दर्जनौंचोटि हामीले केपीलाई भेटेर भन्यौं कि सीके राउतलाई जसरी पनि हुन्छ, या त उनको पार्टी संगठन ध्वस्त गर्नुहोस्, कसरी हुन्छ, गोली चलाएर हैन, डन्डा चलाएर हैन, कन्भिन्स गर्नुहोस् कसरी हुन्छ, नभए इस भवन में मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे उसमें क्या कहते हैं, पोलीग्राफ मशीन लगाया जाए। उनका कहना था कि कैलाश 11 बुँदे सहमति तिमीहरू नगरिदिएको भए 6 महिनादेखि लिएर 1 से 1.5 वर्षमा हामी 80% भन्दा बढी हामी पहाडियाहरू मधेस छोड्ने उसमा निर्णयमा गइसकेका छौँ, हामीले उनीले भनिदिइसकेका थियौँ। किनकि के हुन्छ मधेसमा त्यही थाहै थिएन हामीलाई। अब ये डॉक्टर साहब अगर ये कहते हैं कि हमको मधेश साथ नहीं दिया, हम जेल में गए तो लोग आंदोलन नहीं किए, और उदाहरण किसका देते हैं, मंडेला का। मंडेला 28 साल 27 साल जेल में रहे, तो क्या हर दिन लोग सड़क पे नाचते थे? हर दिन तो नहीं नाचते थे। तो सीके राव जब तक जेल में जाए तब तक लोग मतलब हंगामा करते रहे, उनका धारणा ये था। और इसीलिए डॉक्टर साहब का जो इच्छा था ना, वो भूख, कि हम जेल में जब ये जाते हैं तो लोग लाखों आदमी सड़क पर उतरते हैं। उदाहरण मंडेला का दिए, गांधी का दिए, किसका दिए, लेकिन उनके अनुसार नहीं हुआ तो उनको अपसहमति करने का ये हुआ। तो ये जो अवसर था, हमारा आंदोलन का जो प्रभाव था मधेश में, वो चकनाचूर सीके राउत के 11 बुँदे सहमति ने कर दिया। और आपको बता दें, जो चीज सीके राउत को
केपी ने दिया है वो उससे पहले हमको मिल चुका। कोई जा करके विष्णु पौडेल है, पूछे उससे, उनका कोई बहुत करीबी आदमी होगा तब। कोई जा करके शंकर पोखरेल है वहां पे मुख्यमंत्री बुटवल में 5 नंबर, जाकर पूछे। इन लोगों ने किसी को भेजा था, और वो कौन है? एक हेडमास्टर ऋषिराज ढाकाल, जिस स्कूल में मेरी परिवार लाइब्रेरियन की काम करती हैं, तो वो हेडमास्टर ने, परासी के हेडमास्टर ने मेरे परिवार को अपने रूम में बुला करके कहा कि मैडम सरले पूरा मान दिनु मात्रै हुन्छ भने सरको मुखबाट जे निकलन्छ त्यही हुन्छ। बुटवलमा कुरा मिलेन भने हेलिकप्टर आउँछ, सरलाई विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल बालुवाटार जान्छन्, त्यहाँ के कुरा मिल्छ त्यो सरले बोलने मात्रै हो। तो मेरी परिवार हमसे बोली कि ऐसा है, ऐसा हमारे हेड सर बोल रहे थे। तो हमने उनको पूछा कि अच्छा बताइए मैडम, 2-3 साल के बाद हमारा आत्मविश्वास था, 2-3 साल के बाद हम आज़ादी में जा रहे हैं, आज़ादी हमारे सर पे आने वाला है, तो आपके श्रीमान का नाम किसी इतिहास के पन्ने में आप देखना चाहती हैं, या हमको 20-25-50 करोड़ का गाड़ी बंगला ऐशो आराम मिलेगा वो आप देखना चाहती हैं, कि मेरा नाम इतिहास में देखना चाहती है? मेरी परिवार बोलती है कि नहीं, आपका नाम इतिहास में देखना चाहते हैं। वही ऑफर हमने नहीं स्वीकारा तो हमको 2-2.5 महीने के बाद हमको पुलिस पकड़ी और जेल में डाल दी। ऐसे हुआ, और उसी ऑफर को डॉक्टर C.K. राउत ने ये जेल में, मतलब ये काठमांडू में आकर के सौदाबाजी करता है। इसीलिए हम लोग को तकलीफ हुआ कि ये आदमी बहुत शातिर है, ये वैज्ञानिक आदमी बहुत शातिर आदमी है, और यही कारण है कि हम लोगों ने डॉक्टर साहब को, हम डॉक्टर साहब को नहीं छोड़े हैं, हम उनके जो गलत चरित्र है, गलत नीयत है, हम उसको छोड़े हैं। और इस अभियान में, इस स्वाधीन मधेश जन अभियान के अभियान में हम चाहेंगे